नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पाठक फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पाठक ग्लोबल स्टडी सेंटर में। हमने जो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था, इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमने पढ़ा था कि पिछली जो क्लास थी हमने उसमें पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स के जो सेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, इकोनॉमिक्स का विभाजन हमने किया था, जिसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक सेक्टर एंड सेवा क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास जो यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास जो पैसा आता है, ये इन्हीं में से किसी एक रास्ते से या इन्हीं में से किसी हिस्से से आता होगा। या उसके पिताजी किसान होंगे, या पशुपालन करते होंगे, या मधुमक्खी पालन का व्यवसाय होगा उनका, या मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन का व्यवसाय होगा उनका। तब उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? प्राथमिक सेक्टर से आएगा। उसके बाद प्राथमिक सेक्टर का जो उत्पादन है या जो वस्तु है, ये कि जिस क्षेत्र में या जिस उद्योग में कच्चा माल के स्वरूप में उसका उपयोग किया गया, तो उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक सेक्टर, यानी कि कारखाना। कारखाने में जो उत्पादन होता है वो किसमें आता है? ये सब आता है द्वितीयक सेक्टर में। उसके बाद जिस क्षेत्र में या जिस सेक्टर में केवल सेवा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तृतीयक सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र कहते हैं। केवल सेवा दी जाती है, ना ही किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, ना ही कोई वस्तु बनाई जाती है। केवल क्या दी जाती है? सेवा दी जाती है। हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं? सेवा देते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा जो व्यवस्था है ये सेवा के क्षेत्र में आती है। इसलिए हमें जो हम जो सेवा देते हैं या जो हम लोग सिखाते हैं, वे किस में आता है? ये सेवा सेक्टर में आता है। चलिए आज हम लोग एक अलग टॉपिक देखेंगे। अलग टॉपिक, जिसने देश को बर्बाद किया या जिसने देश के हालात बिगाड़े या जिसने देश की व्यवस्था बिगाड़ी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी। ब्लैक मनी। हम लोग देखेंगे कि ब्लैक मनी किससे कहते हैं, ब्लैक मनी का उत्पादन यानी कि ब्लैक मनी बनता कैसे है, कौन बनाता है इसे, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन सी व्यवस्था इसके लिए कारगर बनी है, किस व्यवस्था की वजह से ये सब बनता है ब्लैक मनी। ये सब हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। अगर कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट नया है इस YouTube चैनल पे, तो वे जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाए, ताकि आपको जो नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ये जल्द से जल्द मिले। और जो संपूर्ण देश में, भारत देश में, संपूर्ण देश में इस वीडियो को पहुंचाए, ताकि सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देते हैं, उन्हें इस वीडियो के माध्यम से उन्हें मदद मिले और उन्हें भी अपनी जो पढ़ाई है उसे और मजबूत करने के लिए उन्हें फ़ायदा मिले। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देश में, संपूर्ण देश में इस लिंक को या इस वीडियो की जो लिंक है उसे भेज दीजिए, सेंड कीजिए, ताकि सभी बच्चे जब पढ़ेंगे तभी तो देश का विकास होगा ना। आजकल यही तो कमी है हमारे देश में। हमारे देश में सब कुछ है। हमारे देश के पास पैसा बहुत है, हमारे देश के पास सैन्य बल जो है, सैन्य ताकत जिसे कहते हैं, ये हमारे पास सबसे अधिक है। हमारे पास जमीन जिसे कहते हैं, भूमि जो है ये अधिक है। देश भूमि का हिसाब देखें या भूमि के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा देश संपूर्ण विश्व में 7वें क्रमांक पे है, 7 नंबर पे आता है। भूमि जिसके पास अधिक है, ऐसा हमारा देश 7वें नंबर पे है संपूर्ण विश्व में। यानी कि हमारे देश के पास सब कुछ है। एक चीज़ नहीं है, एक चीज़ है, लेकिन उसका जो मूल्य होता है या उसकी जो क्वालिटी होती है, ये अब बहुत कम हो चुकी है, जिसे हम लोग कहते हैं शिक्षा। शिक्षा जो है ये हमारे देश की ऐसी पॉलिसी बनी हुई है कि इस पॉलिसी की वजह से हमारे देश में जो शिक्षा दी जाती है ये बहुत पिछड़ने लगे। इसका असर क्या होगा? इसका असर देश के फ्यूचर पे पड़ेगा। देश का जो भविष्य है ये देश के भविष्य को बिगाड़ देती है ये चीज़। इसलिए देश में शिक्षा बहुत मजबूत जो होनी चाहिए। जब शिक्षा होगी देश में, संपूर्ण देश का हर लड़का पढ़ेगा, चाहे वे गरीब का बच्चा हो या चाहे किसी अमीर का बच्चा हो।
लेकिन सभी बच्चे जब पढ़ेंगे, सबके पास शिक्षा जब होगी, तब कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकेगा इस देश में। लेकिन इसके लिए शिक्षा का जो मूल्य है, शिक्षा की जो देश में जो पॉलिसी है, उसे बदलना चाहिए। हमारे देश में कुछ ऐसी बातें होती है, ऐसा कानून बनाया गया कई राज्यों में कि जो शिक्षक होते हैं उन पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए। जब पहले का जो काल था उसमें तो ऐसे प्रतिबंध नहीं थे। आजकल बच्चे पढ़ते ही नहीं। कोविड के बाद तो कुछ क्या हुआ पता ही नहीं, बच्चों का मन ही नहीं है आजकल शिक्षा में। कोविड चला गया, लेकिन इन्हें जो आदत लगाई है उसने, कोविड ने या बच्चों ने खुद लगाई, कोविड ने तो नहीं लगाई। कोविड तो वो जो आदत थी पढ़ाई नहीं करने की, जो आदत थी, ये कोविड तो अपने साथ लेके नहीं आया था। ये आदत लगी बच्चों को खुद अपनी वजह से। और जो ये आदत है आजकल बच्चे, कोविड जो था, ये 2-2.5 साल जो कोविड था ये देश में, तब लॉकडाउन था, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे। उस समय जब कोविड के पहले बच्चों को आदत थी किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम जो होती है या किसी भी पढ़ाई जो होती है, चाहे वे स्कूल लेवल की हो या कॉलेज लेवल की हो, तो उसे हम लोग ठीक तरह से करते थे उस समय। लेकिन आजकल बच्चा जो है ये पढ़ाई के लिए बैठना ही नहीं चाहता। क्यों? इसे उसकी खुद की आदत लगी है उसे कोविड की वजह से या कोविड के दिनों में। तो इसे हमें पहले तो हटाना चाहिए, जो कि कोविड के समय जो आदत लगी है उसे हमें छोड़ देना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तब उसकी जो फैमिली होती है वे आगे बढ़ेगी। जब फैमिली आगे बढ़ेगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ये शिक्षा, आपको पता होगा आजकल की शिक्षा पॉलिसी का भी या शासन का भी ये जिम्मा है कि वे शिक्षा की जो पॉलिसी बनाई जाती है देश में, उसमें कुछ अच्छे सुधार जो है वे लाए, ताकि आपको पता होगा कि प्राचीन काल में या प्राचीन भारत में अलग अलग देशों से, यही से नहीं, अलग अलग देशों से, ये विश्व के अलग अलग जो देश है, यहाँ से बच्चे पढ़ने आते थे। कहाँ पे? इंडिया में बाहर देश के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे इंडिया में। कब? प्राचीन काल में। चाहे वे वैदिक काल हो, या वैदिक काल हो सकता है, या उससे भी थोड़ा आगे पीछे का काल हम लोग देखें, तब हमें पता होगा कि चाहे चाइना हो, चाहे यूएसए हो, चाहे अलग अलग देश हो दुनिया के, वहाँ से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे। उस समय भी जैसे हम लोग आजकल कहते हैं कि ये देश की यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, उस देश की यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, वैसे विश्वविद्यालय भारत में पहले थे, लेकिन आजकल उस शिक्षा पॉलिसी जो होती है या देश के बच्चों का जो दृष्टिकोण जो बदल चुका है, उसी के कारण आजकल वे शिक्षा आज भारत में नहीं है। वे शिक्षा आज भी हम लोग वैसे दे सकते हैं देश में, लेकिन थोड़ा सा पॉलिसी में, शिक्षा पॉलिसी जो है उसे बदलना चाहिए। आजकल बच्चा MBA करने के लिए USA जाता है, MBBS करने के लिए, या बड़ी बड़ी जो डिग्री जो होती है उसे पाने के लिए वे अन्य देश में चला जाता है। वैसी शिक्षा हम भी दे सकते थे या देते थे पहले, लेकिन आजकल क्या हुआ है कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। शिक्षा पॉलिसी ही कुछ गलत है, या उसमें केवल शासन ही उसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा तो नहीं, हर व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है आजकल। इसलिए शिक्षा पॉलिसी तो बदलनी ही चाहिए। वैसे हर व्यक्ति को अपने खुद में परिवर्तन जो होता है उसे करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हम जो चाहते हैं कि जो इंडिया जो है ये देश का संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु कहलाए, उसे वे अवश्य कहलाएगा। हमारा देश जो है ये पहले भी विश्व गुरु था और आगे भी विश्व गुरु बनेगा, लेकिन इसके लिए शिक्षा की जो पॉलिसी है उसे बदलना चाहिए। शिक्षा में थोड़ी बहुत हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को अपने खुद को, अपने फैमिली को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का हाथ पकड़ लेना चाहिए। हम शिक्षा का हाथ पकड़ेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिना शिक्षा का हम केवल
केवल आजकल के जो बच्चे होते हैं ये केवल पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे उनके पीछे भाग के क्या होगा? कुछ नहीं। जब आपके पास शिक्षा होगी, यानी कि जब आपके पास सरस्वती होगी, तब लक्ष्मी खुद आपके पीछे आएगी। लेकिन आपके पास सरस्वती ही नहीं है तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? इसे ध्यान में रखिए। इसलिए शिक्षा पॉलिसी को बदलना चाहिए, हर बच्चे को बदलना चाहिए। इसलिए तो अपने खुद में परिवर्तन कीजिए ताकि देश आगे बढ़े। शिक्षा बहुत ही आवश्यक होती है। जैसे कि जीवन देने के लिए पानी आवश्यक होता है, ऑक्सीजन आवश्यक होता है, वैसे ही शिक्षा आवश्यक होती है जीवन देने के लिए। जब इस देश का हर व्यक्ति पढ़ लेगा या हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा इस देश का, तब किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति शोषण नहीं कर सकेगा। इस देश में शोषण क्यों इसलिए होता है, या इस देश में छोड़िए, किसी भी संपूर्ण विश्व में आप देखिए कि किसी भी व्यक्ति का शोषण क्यों हुआ। उसके लिए केवल एक ही जिम्मा है या एक ही जिम्मेदारी थी कि उस व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिली थी उस समय। लेकिन जब हर व्यक्ति को संपूर्ण देश में, चाहे वे कोई भी व्यक्ति हो, उसे शिक्षा जब मिलेगी तब किसी व्यक्ति उसका शोषण नहीं कर सकेगा। कुर्सी पे बैठा हुआ है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उसके आगे खड़ा हुआ कोई सामान्य जनता हो, उसमें अंतर तो केवल उस कुर्सी का होना चाहिए, बाकी मेंटल लेवल एक होनी चाहिए। ये जब होगा देश में, तब ये देश आगे बढ़ेगा, देश की उन्नति होगी। केवल कुर्सी पे एक बड़ा कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ हो, इस देश में कुर्सी पे कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन जब उसके पास जितनी शिक्षा है, ज्ञान है, उतना ही ज्ञान शिक्षा उसके सामने जो व्यक्ति या सामान्य जनता जो होती है उसे भी मिले, तब केवल फर्क जो होता है, केवल डिस्टेंस जो होगा, ये केवल उस कुर्सी का होगा, बाकी मेंटल लेवल समान होगी, मेंटल लेवल सेम होगी इसमें। इसलिए कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से इसे समझिए, ताकि आपके जीवन में, भले आप एग्जाम पास हो या ना हो, लेकिन आपको आपका जो जीवन है, व्यक्तिगत जीवन जो होता है, उसे जीने के लिए, व्यक्तिगत जीवन को जीने के लिए या सही ढंग से जीने के लिए, जीवन तो हर व्यक्ति जीता है, लेकिन उस व्यक्तिगत अपना जो जीवन है उसे सही ढंग से जीने के लिए, उसकी व्यवस्था ठीक होने के लिए हमें शिक्षा आवश्यक है। या हम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ लेगा, इसमें जो सवाल है, इसका जो सवाल आता है या जो हम लोग पढ़ाएंगे, इसमें से सवाल आएंगे। लेकिन हमें जो अपना जो व्यक्तिगत जीवन है, इसमें भी इसका उपयोग होने वाला है। हमें मालूम होना चाहिए कि ब्लैक मनी कैसे बनती है देश में। कई लोग कहते हैं कि ब्लैक मनी यानी कि जिसने डकैती की या जिसने बैंक को फोड़ा, उसके पास जो पैसा है उसे ब्लैक मनी कहते हैं। ये व्याख्या ही गलत है। ब्लैक मनी क्या उसे कहते हैं? हाँ, ब्लैक मनी क्या उसके डकैती करने के बाद उसके पास जो पैसा जमा होता है उसे हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं। ये गलत है। ऐसा तो ब्लैक मनी बनता ही नहीं, ऐसा तो ब्लैक मनी देश में बनता ही नहीं। तो ब्लैक मनी बनता किस तरह से है, इससे आज जो है ये हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हर व्यक्ति शिक्षित हो इस देश का। चलिए हम लोग देखते हैं कि ब्लैक मनी किसे कहते हैं, जिसे हम लोग काला पैसा कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं हम लोग? काला पैसा। अब ये काला पैसा बनता कहाँ से, कौन बनाता है, कौन छापता है? काला पैसा तो कोई होता नहीं। हाँ, पैसा तो पैसा होता है, उसमें काला सफ़ेद कोई अंतर तो होता नहीं। तो इसे हम लोग काला पैसा क्यों कहेंगे? क्या काली नोट होती है कहीं पे? क्या RBI ने काली नोट छापना शुरू किया है? नहीं ना। पैसा तो एक ही जैसा होता है, चाहे भी, हाँ, केवल उसका मूल्य अलग अलग हो सकता है। कोई 50 का नोट होगा, कोई 100 का होगा, कोई 500 का होगा, कोई 2000 का होगा। 500 की नोट बंद हो चुकी है, ऐसे केवल उसका मूल्य बदल सकता है, लेकिन पैसा पैसा होता है। फिर उसे ब्लैक मनी क्यों कहते हैं? क्या कारण है इसे ब्लैक मनी या काला पैसा कहना क्यों कहते हैं इसे हम लोग? तो देखिए, ध्यान से सुनिए, ब्लैक मनी बनता कैसे है। ये सब खेल है एक सब खेल किसका है? ये सब खेल जो है ये होता है टैक्स सिस्टम का। ये खेल किसका है? ये होता है टैक्स सिस्टम जो होते हैं देश में, इसी का ये खेल है। टैक्स सिस्टम की वजह से ही देश में ब्लैक मनी बनता है। अब हमने देखा था
कि टैक्स के दो प्रकार पड़ते हैं। हमने पिछला वीडियो देखा था, कि अगर नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिए एक बार। हमने देखा था कि टैक्स दो टैक्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, एक क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे दो प्रकार के टैक्स होते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। इनडायरेक्ट हमें मालूम है जो टैक्स केवल व्यक्ति पे लागू होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स व्यक्ति एवं सेवा दोनों पे लागू होगा, यानी कि व्यक्ति पे नहीं वस्तु एवं सेवा पे लागू होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। केवल वस्तु एवं सेवा पे लागू होगा एवं केवल व्यक्ति, चाहे वे सजीव हो या कोई निर्जीव, यानी कि कोई आर्टिफिशियल कंपनी हो, संस्था हो, ये भी व्यक्ति की व्याख्या में ही आते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो टैक्स व्यक्ति पे लागू होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में एक टैक्स है जिसे हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को छोड़कर अन्य ऐसे कई टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स की व्याख्या में आते हैं, लेकिन उसमें से अधिक जो प्रभावशाली जो है, जो ब्लैक मनी जो है उसे बनाने के लिए जो सबसे अधिक प्रभावी जो टैक्स होता है उसे हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की वजह से ही देश में ब्लैक मनी बनता है। आपको मालूम है एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स में, एक होता है जीएसटी। जीएसटी क्या है, ये केवल वस्तु एवं सेवा पे लागू होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जो टैक्स वस्तु एवं सेवा पे लागू होगा उसे क्या कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। सही कहा। जो केवल व्यक्ति पे लागू होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। उसमें क्या आता है इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है जीएसटी आता है। अब मुझे बताइए देश में मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि देश में जितना इनकम टैक्स होता है केवल जो देश की जो कुल आबादी जो है उसमें से केवल 1% ही लोग, केवल 1% ही लोग जो है ये इनकम टैक्स देते। तो बाकी के लोग कौन सा टैक्स देते इनडायरेक्ट टैक्स। लगभग 99% जो लोग होते हैं ये क्या देता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जीएसटी देता है। तो सबसे कम कौन से लोग होते हैं जो इनकम टैक्स देते हैं 1% ही ऐसे लोग हैं इस देश में जिन्हें इनकम टैक्स लागू होता है। देते हैं या नहीं देते ये बात अलग है, लेकिन केवल 1% ऐसे लोग हैं देश के जिन्हें इनकम टैक्स लागू होता है। इनकम टैक्स कब लागू होगा, जब आपकी जो इनकम है ये तय की गई सीमा से अधिक होगा। शासन ने कुछ सीमा तय की है, उस सीमा से अधिक आपका उत्पन्न यानी इनकम आपका होगा, तब आपको इनकम टैक्स लागू होता है। और जिसका इनकम जो होता है उस सीमा से नीचे होता है या सीमा से नीचे हो जाता है, ऐसी एक लाइन खींची गई है, इसे हम लोग कहते हैं इनकम लाइन। इस इनकम लाइन से ऊपर जो आप यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ पे आपकी इनकम चली गई तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इस इनकम लाइन के नीचे आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स लागू ही नहीं होगा। तो ऐसे केवल 1% लोग हैं देश में जिन्हें इनकम टैक्स लागू होता है, यानी कि इनका इनकम जो है इस इनकम टैक्स लाइन के अबव है। अबव यानी कि ऊपर की साइड में उनका इनकम जाता है, यानी कि इनकम लाइन से अधिक उनका इनकम दिखाई देता है या होता है, इसलिए इनके इनकम टैक्स लागू होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनकी इनकम ही नहीं है उतनी जिन्हें इनकम टैक्स लागू कर सके हम लोग, इसलिए उन्हें इनकम टैक्स देने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अब ये इनकम टैक्स देश में कितना प्रतिशत इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। देश में लगभग 30%, अधिक से अधिक जो है ये लगभग 30% इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। यानी कि इनकम जैसे कि जीएसटी के स्लैब होते हैं 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ऐसे जीएसटी के स्लैब होते हैं, वैसे इनकम टैक्स के भी स्लैब है। इनकम टैक्स के भी स्लैब है, जैसे कि 2.5 से 5%, 5 लाख, हाँ 5 से 7.5 लाख। हम लोग देख लेंगे कि ये स्लैब किस तरह से है, यानी ये स्लैब जो है ये किस तरह से होते हैं, ये हम लोग देख लेंगे अगली क्लास में। लेकिन सबसे अधिक यानी कि उससे अधिक इनकम टैक्स आपसे लिया नहीं जाएगा। सबसे अधिक जो अंतिम स्लैब होता है इनकम टैक्स का वे होता है 30% इनकम टैक्स जो है ये सबसे अधिक बड़ी स्लैब मानते हैं हम लोग देश में, यानी कि उससे अधिक इनकम टैक्स यानी किसी को लागू नहीं होगा।
यानी कि किसी को हमने तुमने कभी सुना है किसी को 31% इनकम टैक्स लागू हुआ, किसी को 40% इनकम टैक्स लागू हुआ? ऐसा होगा नहीं देश में। केवल अधिक से अधिक जो इनकम टैक्स होती है ये कितना होगा? अधिक से अधिक जो इनकम टैक्स लागू होती है देश में ये केवल 30% की अधिक से अधिक इनकम टैक्स देश में लागू हो सकती है। उससे अधिक तो किसी को इनकम टैक्स लागू नहीं होगी। अब देखते हैं 30% इनकम टैक्स लागू होती है। अब ये बड़े बड़े लोग होते हैं जिन्हें इनकम टैक्स लागू होती है, यानी कि उनकी जो इनकम होती है इस इनकम लाइन से अधिक होती है, इसलिए उन्हें इनकम टैक्स हमने लागू किया, हमने यानी शासन ने लागू किया। तो ये इनकम टैक्स जो है संवैधानिक है। टैक्स की जो व्यवस्था होती है संवैधानिक होती है, यानी कि संविधान ने शासन जो होता है हमारा, चाहे वे केंद्र शासन हो चाहे राज्य शासन हो, उन्हें अनुमति दी है कि देश की व्यवस्था चलाने के लिए टैक्स लाना आवश्यक है। यानी कि देश चलेगा कैसे? टैक्स की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े पुल बनवाने हो, बड़े बड़े सड़कें जो होती है, दिल्ली से लेके नीचे कन्याकुमारी तक हम लोग सड़क बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, तब उसे पैसा बहुत आवश्यक होता है। कभी देख लेना कि आपने जो गली होती है उस गली में जो रास्ता होता है उसे बनवाने के लिए कितना खर्च आता है, कभी देख लेना। तो इतनी बड़ी सड़क बनवानी है, दिल्ली से लेके नीचे कन्याकुमारी तक जो सड़क बनवानी है हमें, तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए? उसके लिए बहुत सारा पैसा जो आवश्यक होता है। तो ये पैसा मिलता कहाँ से है? शासन को। शासन को ये सब पैसा जो है ये हमें ये टैक्स की व्यवस्था से मिलता है। हमने टैक्स क्या होता है ये भी हमने वीडियो बनाया है, उसे भी देख लीजिए कि टैक्स किस तरह से काम करता है, टैक्स की आवश्यकता क्या है, कि यह टैक्स अभी से है या प्राचीन काल से हर देश में या विश्व में इसकी व्यवस्था बनाई गई है। ये आप लोग देख लीजिए कि आप एक वीडियो है, ये 4-5 दिन पहले का एक वीडियो है, उसमें हमने बताया। तब देखिए, अब केवल 1% लोग ही ऐसे हैं आप देश के जिन्हें इनकम टैक्स लागू होती है। अब ये इनकम टैक्स अधिक से अधिक कितना होता है? बोलो, अधिक से अधिक कितना होता है इनकम टैक्स? 30% इनकम जो है इनकम टैक्स होता है। उसके बाद अब मुझे बताइए कि किसी व्यक्ति का ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनका जो प्रॉफिट होता है ये बहुत अधिक होता है। इनका जो प्रॉफिट होता है ये बहुत अधिक होता है। सपोज कोई कंपनी है, मान लेते हैं कोई XYZ नाम की कोई कंपनी है, XYZ नाम की कोई कंपनी है। इसने 2024 में ये मानने वाली बात है, इससे अधिक होता है इनकम कंपनी। ये जो इनकम यहाँ पे लिखूंगा ये बहुत ही कम है, उससे अधिक होता है इनकम। ये केवल समझाने के लिए। XYZ नाम की कोई कंपनी है, 2024 में इसने लगभग 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ जो है इसे प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ इसे? 1 करोड़ जो है इसे प्रॉफिट मिला XYZ कंपनी को 2024 में। इसके इनकम तो बहुत अधिक है भैया। तो इसकी इनकम अधिक होने के कारण इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया आपकी इनकम इतनी बड़ी है तो आप दे दीजिए। क्यों? देश की जो सेवा होती है, देश की व्यवस्था चलाने के लिए आप कुछ हिस्सा इसमें से देश के लिए दे दीजिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कहते हैं उसे इनकम टैक्स दीजिए आप। अब 1 करोड़ आपने कमाया है 2024 में, तो आपको इनकम टैक्स देना आवश्यक होगा। इनकम टैक्स दे ताकि देश आगे बढ़ सके, देश का विकास हो सके। तो इनकम तो ये पूछता है कितना इनकम लागू होगा। ये पहले तो सीना तान के कहेगा इनकम टैक्स को, तो बताओ भैया कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा हमें। तब ये बताता है भैया कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, 30% इनकम टैक्स दे दो हमें। कितना प्रतिशत इनकम टैक्स दे दो? ज़्यादा कुछ नहीं, 30% इनकम टैक्स हमें दे दो। ये कहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसे? XYZ कंपनी को। 2024 में आपने 1 करोड़ कमाए, उसमें से 30% इनकम जो है ये शासन को इनकम टैक्स के रूप में दे दीजिए। तो ये कहेगा, पहले तो कहेगा, इससे तो मालूम नहीं होगा, यानी कि जो कंपनी का मालिक होता है उसे तो पता नहीं होता कि इनकम टैक्स कितना होता है, कितना भरना पड़ता है। ये सब तो काम से लोग देखते हैं। ये तो पहला मालिक देखता है कि ठीक है भैया कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये कहता है 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये अपना हिसाब किताब लेके जाएगा सीए के पास। सीए को कहेगा कि इसे इनकम टैक्स कितना होता है देख लीजिए। सीए कहेगा बाबू आपने 1 करोड़ कमाए,
उसमें से 30% इनकम टैक्स वालों को देना पड़ेगा। कितना प्रतिशत देना पड़ेगा? 30% इनकम टैक्स वालों को देना पड़ेगा, यानी कि देश को देना पड़ेगा। तो 2024 में 1 करोड़ का 30% कितना होता है? ये होता है 30 लाख। कितना होता है? 30 लाख। 30 लाख जो है ये आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा? 30%। 1 करोड़ आपने कमाए, उसमें से 30% दे दीजिए इनकम टैक्स को, तो कितना देना पड़ेगा? 30 लाख जो है ये इनकम टैक्स को देना पड़ेगा। तब इसके आखिर तब इसे पसीना आएगा, भैया इतनी बड़ी अमाउंट इनकम टैक्स को दे दे। हाँ, ये तो हमने कमाया है, हमने कमाया तो हम कैसे दे इनकम टैक्स को, यानी कि देश को कैसे दे? पैसा देख के अच्छी लोगों की नीयत बदल जाती है। तो ये लोग बाकी सब क्यों तो 30 लाख जो है ये इनकम टैक्स वालों को देना पड़ेगा। तो 1 करोड़ आपने कमाए हैं 2024 में, तो उसे दे दीजिए 30 लाख इनकम टैक्स वालों को। तो देश की व्यवस्था अब 1 करोड़ तो गली की आजकल कंपनी कमाती है। 1 करोड़ का इनकम जो है ये गली की जो छोटी मोटी कंपनियां जो होती है ना, आप हमारे जो गली में होगी, मोहल्ले में होगी, छोटी बहुत बड़ी कंपनी, ये आजकल 1 करोड़ कमा लेती है साल में। ये बहुत ये एग्जाम्पल के ले लिया है। वही आप डाल लीजिए 1000 करोड़ कंपनी ने कमा लिया, तो उसमें से 30% दे दीजिए इनकम टैक्स वालों को। 1000 कमाया तो उसमें से 30% कितना होता है देख लीजिए, उतना दे दीजिए इनकम टैक्स को। तो ये लोग मानते नहीं कि हम लोग काहे दें इनकम टैक्स वालों को, ये तो हमने कमाया है, तो हम लोग काहे दें इनकम टैक्स वालों को। तो ये लोग कहते हैं इनकम टैक्स वाले कि आप जो अमाउंट हमें दोगे इससे देश का विकास होगा। ये देश के लिए जो हम सुविधाएं चाहिए देश चलाने के लिए, या जो जनता होती है, गरीब जनता जो होती है, उन्हें हम लोग जो राशन देते हैं, चाहे उसमें कोई गेहूँ मिलता हो या कोई अन्य पदार्थ जो होते हैं जो हमें राशन के माध्यम से मिलते हो, ऐसे 140 करोड़ की जनता है इस देश की, उन्हें राशन देना है, सड़क बनवानी है, डैम बनवाने हैं, ताकि पानी की जो समस्या, आजकल पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है, सब पेड़ काट दिए लोगों ने, तो इससे पानी की समस्या बढ़ी है। पानी की समस्या हमें सुलझानी है। देश के सामने बड़ी बड़ी समस्या है, जैसे कि शिक्षा हो, उसमें शिक्षा होती है, रोजगार जो होता है, एम्प्लॉय हमें देने हैं, लोगों को काम देना है। ये सब जो समस्या होती है उसे निपटाने के लिए ये परिश्रम की आवश्यकता होती है, और ये टैक्स आवश्यक भी होता है। ये टैक्स क्या है? आवश्यक भी होता है देश में, ताकि देश की व्यवस्था ठीक से चल सके। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, 30% तो हम लोग नहीं देंगे, 30% नहीं देंगे। कितना हुआ है? 30 लाख हुआ है। तो सीए को कहते हैं भाई कुछ तो कर, लेकिन 30 लाख मत देना शासन को। तो ये भी क्या करते हैं, इन्हें मालूम होता है क्या करना आगे, तो ये केवल उसमें से 10 लाख ही, उसमें से क्या होता है 10 लाख जो होते हैं यही केवल शासन को दे देते हैं इनकम टैक्स के रूप में, बाकी का तो सब खर्चा दिखा देंगे। और बचे हुए जो पैसे होते हैं ये 20 लाख जो है ये खुद के पास रख लेंगे। यानी कि XYZ जिस कंपनी को 2024 में इसने 1 करोड़ कमा लिए, इनकम टैक्स वालों ने कहा तो उसमें से 30% दे दीजिए। 1 करोड़ का 30% निकाले तो 30 लाख इनकम टैक्स को देना पड़ेगा। लेकिन ये जो कंपनी के मालिक होते हैं ये कहते हैं तो इतना तो नहीं देंगे भैया, इतना तो नहीं देंगे, केवल देंगे कितना 10% दे देंगे इनकम टैक्स वालों को। 10 लाख इनकम टैक्स वालों को दे दो, 20 लाख जो है ये अपने पास ही रहने दिया जाए या खुद के पास ये रख लेते हैं। तो ये 20 लाख जो है इसका हिसाब नहीं होता किसी बुक में, यानी कि इसका हिसाब ही नहीं दिया जाता। क्यों? ये तो पैसे किसे देना चाहिए, शासन को देना चाहिए, ताकि देश आगे बढ़े, देश में अलग अलग सुविधाएं हम लोग ला सके। लेकिन आपने जो 20 लाख है ये शासन को दिए नहीं, खुद के जेब में रखा, और भी बिना हिसाब का। तो इस 20 लाख को हम लोग क्या कहेंगे? इस 20 लाख को हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी, काला पैसा, काला धन इसे ही कहते हैं। क्यों? हाँ, भले ही आपका पैसा है भैया, लेकिन आपको बड़ा किसने बनाया? मुझे एक बात बताइए, आप जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है इन्हें बड़ा किसने बनाया? सामान्य जनता ने। सामान्य जनता ने जब
आपको बड़ा बनाया। तो आपका भी जिम्मा है सामान्य जनता के प्रति कुछ तो सामान्य जनता का विकास हो, सामान्य जनता को कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिले। ये जिम्मा किसका है? आपका भी जिम्मा है। अगर आप किसी ने आपको आपकी मदद की तो आपका भी जिम्मा है, तो आप भी उसकी मदद करें। लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते देश की मदद। 20 लाख तो खुद के जेब में रख दिया, 10 लाख केवल इनकम टैक्स को दे दिया। ऐसे 20 लाख ही एक कंपनी का हुआ। ऐसे बहुत सारा पैसा जो है ये ब्लैक मनी के रूप में बनाया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो पैसा शासन को देना आवश्यक था आपने तो दिया नहीं, खुद की जेब में रख दिया उसे, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? ब्लैक मनी इसे ही कहा जाता है। अब भले ये पैसा आपका है, मैं भी मानता हूँ, आपने कमाए, आपकी कंपनी ने बहुत बड़ा काम किया या अपनी कंपनी ने कुछ अच्छा काम किया होगा मार्केट में, इसलिए आपको प्रॉफिट हुआ इतना बड़ा। लेकिन थोड़ी इतना पैसा, मुझे एक बात बताइए, 1 करोड़ आपने कमा लिए तो 30% जो है ये शासन को आप दे दे, तो ऐसा तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ये। तो इनकम टैक्स जो है आपने दे दिया तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा, जनता का विकास होगा। इस देश में जो अलग अलग प्रकार की जो समस्या है उसे निपटाया जाएगा, देश की उन्नति होगी। ये सब होगा आपके पैसों से ही होगा। हाँ, ये आपकी पैसों से ही ये बातें जो है ये सब होने वाली है। ऐसा नहीं है कि केवल आप लोग ही इनकम टैक्स देते हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यानी कि लगभग सभी लोग हैं, 99% जो लोग होते हैं, प्रतिशत जो लोग हैं ये GST देते हैं। केवल ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स से ही देश चलाया जाएगा, केवल इनकम टैक्स से ही देश चलाना बहुत ही मुश्किल होगा। देश जो है इनकम टैक्स से भी चलता है, निगम टैक्स से भी चलता है, कस्टम ड्यूटी से भी चलता है, एक्साइज ड्यूटी की भी आवश्यकता है और GST की भी आवश्यकता होती है। यानी कि केवल एक उंगली से तो हम लोग खाना नहीं खा सकेंगे। हमें खाना अगर ठीक से खाना हो तो 5 उंगली सही सलामत चाहिए, या 5 उंगली से ही हम लोग ठीक तरह से खाना या भोजन जो होता है वे कर सकते हैं। इसीलिए केवल इनकम टैक्स से ही देश का विकास ऐसा हो नहीं सकता। उसके लिए सब भाई यानी कि इनकम टैक्स की भी आवश्यकता है, GST की भी आवश्यकता है, कस्टम ड्यूटी की भी आवश्यकता है, एक्साइज ड्यूटी की भी आवश्यकता है। ऐसे जो तमाम जो टैक्स होते हैं उनकी आवश्यकता देश में होती है, ताकि उन्हें देश को ठीक ढंग से चला सके या देश की व्यवस्था ठीक हो सके, इसलिए इनकम टैक्स आवश्यकता होती है। लेकिन लागू ही होता है इनकम टैक्स 1% लोगों पर, उसमें से 30% अधिक से अधिक 30 होता है, सब पे 30% लागू होगा ऐसा नहीं। हाँ, GST सब पे, क्या आपने GST देखा होगा, जो खान पान की जो चीज़ें होती है उस पर कितना GST लागू है? केवल 5% GST लागू है खान पान की चीज़ों पे। उसके बाद जो बड़ी जो आलीशान जो गाड़ियाँ होती है, चाहे वे कौन सी भी कंपनी की हो, उस पर कितना प्रतिशत GST लागू होता है? 28% लागू होता है। मतलब अंतर होता है ना। क्या सामान्य जनता जाएगी बड़ी कंपनी की गाड़ी लेने के लिए? नहीं ना, उसे उसका पेट भरना ही उसके लिए काफ़ी होता है। क्या पहले उसकी आवश्यकता होती है कि खुद का और अपने बाल बच्चे जो होते हैं उनका पेट भरे, इसलिए वे तो अपने बड़ी गाड़ियाँ लेने नहीं जाएंगे। वे क्या पहला खान पान की चीज़ें देखेंगे। इसलिए शासन को भी मालूम है कि देश की जो सामान्य जनता जो होती है ये तो इतना टैक्स नहीं दे सकेगी, केवल एक जो खान पान की जो चीज़ें हैं उस पर 5% लागू होगा। अब देश का जो किसान होता है, देश की जो कृषि व्यवस्था होती है, उस पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं। हाँ, आप कहेंगे ये केवल बिजनेसमैन होते हैं या जिनकी सैलरी इस सीमा से अधिक है उन पे इनकम टैक्स लागू होता है, लेकिन एक किसान पे किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स लागू नहीं है। एक किसान को इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। हाँ, चाहे कोई किसान 1 नहीं 10 करोड़ कमा ले एक साल में, उसे इनकम टैक्स लागू नहीं होगी। वैसा तो कोई कमाता नहीं, वैसे सब कमाते तो सब किसान आजकल बड़ी गाड़ियों में घूमते। कोई किसान आत्महत्या क्यों कर लेता है इस देश में? लेकिन किसान के सामने वैसे तो 100 समस्याएं होती है, उसे निपटते हुए थक जाता है।
तो वे कहाँ से 10 करोड़ कमा लेगा। उसे जितना भी ज़मीन में बोता है वे भी कभी कभी निकालना, उसे जो खर्च किया गया है उस पर, उससे भी कभी कभी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो वे तो उससे तो इनकम टैक्स लागू हो या ना हो, ये तो सब एक बराबर की चीज़ है। यानी कि किसान पे शासन ने ये अच्छा किया कि किसान पे किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स या किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था लागू नहीं की गई, क्योंकि उसका इनकम ही उतना नहीं होता। कोई किसान कमा लेता है साल में 10-20 करोड़ रुपए, नहीं ना, कंपनी कमा लेती है, कंपनी 500 नहीं 1000 2000 करोड़ 2500 करोड़ कमा लेती है साल में। वैसे तो किसान कोई एक किसान तो कमाता नहीं होगा कि कोई एक किसान है जिसके पास 5 से 7 एकड़ ज़मीन है, उसने 5 करोड़ कमा लिया, ऐसा तो होगा नहीं देश में। हाँ, उसने पशुपालन किया या अन्य प्रकार से कुछ उद्योग किए तो वे कमा सकता है, कमाएगा नहीं ऐसा भी नहीं, वे भी कमा सकता है। लेकिन वैसे सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए। ये सुविधाएं कौन देगा? शासन देगा। शासन ये सब सुविधाएं कब देगा? जब इसे टैक्स मिलेगा तब। इसलिए हमें भी टैक्स देना चाहिए। जिन्हें जिन्हें टैक्स लागू होता है वे सब टैक्स दे तो देश का विकास जो है ये होगा। आगे के हम इतना ही नहीं है ब्लैक मनी, हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो हम जीएसटी किसे कहते हैं हम लोग अगली कक्षा में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो जो है ये देखने के लिए जो पाठक ग्लोबल स्टडी सेंटर जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन दिखाई देता है उससे जाके क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ये आपको जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद।